द इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी ऑफ ग्रेफाइट इज एनाइसोट्रोपिक बिकॉज ग्रेफाइट जो होता है उसमें जो कार्बन एटम्स होते हैं उसमें हर कार्बन 3 नेबरिंग कार्बन के साथ अटैच होता है ट्राइगोनल प्लेनर फॉर्म में, बिकॉज एवरी कार्बन इज sp2 और कार्बन एटम इस तरह से कनेक्ट होते हैं कि हमारे पास ये प्लेनर ग्रेफीन शीट्स बनते हैं। इसको हम बोलते हैं ग्रेफीन शीट्स या ग्रेफीन लेयर्स, जो कि कार्बन एटम से होते हैं बने होते हैं, और हर ग्रेफीन शीट दूसरे ग्रेफीन शीट के ऊपर पड़ा होता है और इनके दरमियान ये मौजूद होते हैं वीक वंडर वाल फोर्सेस। ये बिल्कुल ऐसे मैं बच्चों को कहता हूँ कि नोटबुक में जिस तरह एक पेज दूसरे के पेज के ऊपर पड़ा है, तो ये पेज जो होता है ये कार्बन एटम की ग्रेफीन शीट से और पेजेस के दरमियान जो होंगे वो वीक वंडर वाल अट्रैक्शन होगी। अब जब हम कार्बन से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं इस डायरेक्शन में, यानी पैरेलल टू ग्रेफीन शीट, ठीक है, तो इस डायरेक्शन में ये गुड कंडक्टर होता है। लेकिन अगर हम इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं ग्रेफाइट से इस डायरेक्शन में विच इज परपेंडिकुलर टू ग्रेफीन शीट, तो इस डायरेक्शन में फिर ये पुअर कंडक्टर बन जाता है। इसलिए ग्रेफाइट जो है वो एक डायरेक्शन में गुड कंडक्टर, एक में पुअर कंडक्टर है, तो इसमें जो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी की प्रॉपर्टी है ये एक एनिसोट्रोपिक बिहेवियर। सो यहां पर लिखा है इट कंटेन्स, रीजन आपसे पूछा जा रहा है, इट कंटेन्स आयनिक बॉन्ड, नो, इट लेयर्स, इट्स लेयर्ड क्रिस्टल स्ट्रक्चर causes conductivity to vary with direction। इसका जो लेयर्ड क्रिस्टल स्ट्रक्चर है तो ये कंडक्टिविटी को क्या करता है, वेराई करता है डिफरेंट डायरेक्शन में। जैसे मैंने बता दिया पैरेलल टू लेयर्स गुड कंडक्टर, परपेंडिकुलर टू लेयर्स इट इज पुअर कंडक्टर। सो करेक्ट आंसर हमारा बी है। Allotropy is the phenomena in which a compound exists in different crystalline form। Allotropy is the phenomena। So allotropy क्या है, जब एक ही एलिमेंट डिफरेंट फॉर्म्स में या फिजिकल फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है तो उन डिफरेंट फिजिकल फॉर्म्स को हम एलोट्रोप कहते हैं और इस फिनोमेना को एलोट्रोपी कहते हैं। तो अगर हम ऑप्शंस की तरफ आ जाएं, ए कंपाउंड एग्जिस्ट, नो, एलोट्रोपी कंपाउंड के लिए यूज नहीं होता, एलिमेंट के लिए यूज होता है। सो ए इज नॉट द करेक्ट आंसर। एन एलिमेंट एग्जिस्ट इन 2 और मोर डिफरेंट फॉर्म्स, यस, सो करेक्ट आंसर इज बी। ठीक है जी। Which of the following is allotrope of carbon but not polymorph? अच्छा, which of the following is allotrope of carbon but not polymorph? अब देखिए जो एलोट्रोप होते हैं ये क्रिस्टलाइन भी हो सकते हैं और एमार्फस भी हो सकते हैं। अब जो एलोट्रोप क्रिस्टलाइन होते हैं उन एलोट्रोप्स को हम पोलीमार्फ भी बोल सकते हैं। So simply all crystalline allotropes are also polymorph। तो अगर हम ऑप्शंस की तरफ आ जाएं, हमने कार्बन के ऐसा एलोट्रोप ढूंढना है जो एलोट्रोप तो है लेकिन पोलीमार्फ नहीं है, तो मतलब इट शुड बी एमार्फस। सो डायमंड क्रिस्टलाइन है तो ये हमारा आंसर नहीं है, ग्रेफाइट क्रिस्टलाइन है ये भी हमारा आंसर नहीं है, बकीबाल क्रिस्टलाइन ये भी हमारा आंसर नहीं है, क्योंकि ये तीनों एलोट्रोप्स भी हैं और पोलीमार्फ भी हैं। बट चारकोल विच इज एमार्फस, तो ये एलोट्रोप ऑफ कार्बन तो है लेकिन ये पोलीमार्फ नहीं है। रेडियस रेशियो इज डिफाइंड एज, रेडियस रेशियो क्या होता है, रेडियस रेशियो इट इज सिंपली इक्वल टू द रेडियस ऑफ केटाइन डिवाइड बाय रेडियस ऑफ एनाइन। यानी किसी भी आयनिक क्रिस्टल में जब आप केटाइन के रेडियस को एनाइन के रेडियस पे डिवाइड कर दो तो उस रेशियो को हम रेडियस रेशियो बोलते हैं। सो रेडियस रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ एनाइन टू केटाइन, नो, radius of cation to radius of anion, yes, so correct answer is B। The radius ratio determines what? Radius ratio जो होता है ये कोऑर्डिनेशन नंबर को डिटरमिन करता है, कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है फिर वो ज्योमेट्री को डिसाइड करता है। सो हम सिंपली लिख सकते हैं कि जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है किसी भी आयनिक क्रिस्टल का दैट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द रेडियस रेशियो। तो यहां पर लिखते हैं कि रेडियस रेशियो डिटरमिन द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ अ क्रिस्टल। ये क्रिस्टल के कोऑर्डिनेशन नंबर को, आयनिक क्रिस्टल के कोऑर्डिनेशन नंबर को डिसाइड करता है। अ रेडियस रेशियो बिटवीन
0.414 to 0.732 correspond to, ये मैंने रेडियस रेशो का टेबल दिया हुआ है, ये टेबल बुक में मौजूद है। इसमें ये रेंजेस आप लोगों ने रिमेंबर यानी याद रखने हैं। सो 0.414 और 0.732, सो अगर आप लोग देख लें ये वाला रेंज है। तो जब भी रेडियस रेशो इस रेंज में होता है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है और ज्योमेट्रिक शेप जो होता है वो क्रिस्टल का ऑक्टाहेड्रल होता है। सो यहाँ पर अगर हम ऑप्शंस की तरफ आ जाएं तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 जो है ये हमारा आंसर होता है। The geometry associated with coordination number 6 is, अभी प्रीवियस स्लाइड में अगर आप लोग देख लें, अभी मैंने बताया कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा तो ऐसे आयन क्रिस्टल का जो ज्योमेट्रिक शेप होगा वो ऑक्टाहेड्रल होगा, जैसे कि NaCl है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हुआ? ऑक्टाहेड्रल। Based on the knowledge of radius ratio, which one of the following would have the highest coordination number? देखिए अभी मैंने बता दिया कि कोऑर्डिनेशन नंबर का डायरेक्ट रिलेशनशिप है रेडियस रेशो के साथ, और रेडियस रेशो जो होता है ये असल में बराबर होता है रेडियस ऑफ कैटाइन डिवाइड बाय रेडियस ऑफ एनाइन। अब यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है कि रेडियस रेशो के नॉलेज को देखकर आप हमें बता सकते हैं कि कोऑर्डिनेशन नंबर किसका ज्यादा होगा। तो कोऑर्डिनेशन नंबर उसका ज्यादा होगा जिसका कैटाइन सबसे बड़ा होगा और एनाइन सबसे छोटा होगा। तो मतलब हम कह सकते हैं उसका रेडियस रेशो ज्यादा आएगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर भी ज्यादा होगा। तो अगर हम ऑप्शंस को देखते हैं तो सबसे पहले जो हमारे पास इनमें से ऑप्शंस आ रहे हैं, सबसे पहले अगर हम कैटाइन को देख लें तो लिथियम का कैटाइन सबसे छोटा है, तो ये तो यहाँ से एक्सक्लूड हो गया। फिर NaCl और सीजियम क्लोराइड को अगर हम देख लें तो इन दोनों में एनाइन कॉमन है, लेकिन जो कैटाइन है वो सीजियम क्लोराइड का सबसे बड़ा है। सोडियम फ्लोराइड में अब देख ले सीजियम जो है वो सोडियम से काफी बड़ा है, तो सोडियम फ्लोराइड का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो भी कम होगा और ये 6 होता है, जबकि सीजियम क्लोराइड का चूंकि रेडियस रेशो सबसे ज्यादा आएगा